भानगढ़ का रहस्यमय किला रात के सन्नाटे में जब पूरा भानगढ़ सो रहा था, तब किले के पास से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती थी। गांव वालों का कहना था कि ये आवाज उस तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की है जिसने इस किले को श्राप दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस श्राप के पीछे की कहानी क्या थी? आइए जाने एक रहस्यमय कहानी। सालों पहले भानगढ़ एक खुशहाल राज्य था। राजा माधो सिंह ने इसे बड़े ही शान और रुतबे से बसाया था। किला अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए मशहूर था, लेकिन इस किले के पास एक साधु गुरु बालूनाथ अपनी तपस्या में लीन रहते थे। कहा जाता है कि उन्होंने राजा को चेतावनी दी थी कि किले की छाया उनके तपोस्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। राजा ने उनका सम्मान करते हुए इस बात का ध्यान रखा, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, राजा के उत्तराधिकारियों ने इस बात को अनदेखा कर दिया। किले का विस्तार होने लगा और साधु की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया गया। इसी के साथ किले पर एक अजीब सा साया छा गया। भानगढ़ के इस किले में रत्नावती नाम की एक अद्भुत सुंदर राजकुमारी रहती थी। उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। एक दिन एक तांत्रिक सिंधु सेवड़ा ने राजकुमारी को देखा और उनकी ओर आकर्षित हो गया। वह राजकुमारी को किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। सिंधु सेवड़ा ने अपनी तांत्रिक विद्या का इस्तेमाल कर रत्नावती को वश में करने की योजना बनाई। उसने जादू से एक तेल तैयार किया और राजकुमारी की एक दासी को दिया ताकि वह राजकुमारी के बालों में लगाए। लेकिन रत्नावती अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए जानी जाती थी। उन्होंने उस तेल की चाल को भांप लिया और तेल को एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। जैसे ही तेल पत्थर पर गिरा, वह पत्थर अचानक जिंदा हो गया और तांत्रिक की ओर लुढ़कने लगा। तांत्रिक ने अपनी आखिरी सांस लेने से पहले किले को श्राप दिया कि भानगढ़ की हर आत्मा तड़पती रहेगी और यह किला कभी खुशहाल नहीं रहेगा। उस दिन के बाद से भानगढ़ में अजीब घटनाएं होने लगीं। किला वीरान हो गया और जो भी वहां रात में रुकता वह वापस कभी नहीं लौटता। आज भी किले के अंदर कई जगहों से अजीब सी आवाजें आती हैं। लोग कहते हैं कि रात के समय वहां आत्माएं भटकती हैं। भानगढ़ किले के रहस्य ने हमेशा साहसी लोगों को आकर्षित किया है। कई लोग इसे सिर्फ कहानियों का नाम देते हैं, लेकिन जिन्होंने इस किले में कदम रखा उनकी जुबानी ये बात कुछ और ही कहती है। ये कहानी कुछ साल पहले की है। एक प्रसिद्ध इतिहासकार आर्यन शर्मा भानगढ़ के रहस्यों को सुलझाने के लिए दिल्ली से यहाँ आए थे। आर्यन ने कई किताबें पढ़ी और तांत्रिक सिंधु सेवड़ा और राजकुमारी रत्नावती की कहानियों को खंगाला, लेकिन उनका मानना था कि इन घटनाओं के पीछे कोई वैज्ञानिक कारण या पुरानी षड्यंत्रकारी सच्चाई छिपी है। आर्यन ने ठान लिया था कि वह किले में रात बिताकर रहस्य को सुलझाएंगे। उनके साथ एक स्थानीय गाइड रघु भी था, जो बहुत डरा हुआ था। रात के सन्नाटे में आर्यन और रघु ने किले में प्रवेश किया। जैसे ही उन्होंने मुख्य द्वार पार किया, उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। यह हवा अजीब सी थी, मानो किसी ने उन्हें किले में आने से रोकने की कोशिश की हो। किले के अंदर कदम रखते ही रघु के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। आर्यन ने अपनी टॉर्च निकाली और दीवारों को देखने लगे। दीवारों पर तांत्रिक मंत्र और अजीब आकृतियां उकेरी हुई थीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने दीवारों की ओर ध्यान लगाया, एक आवाज सुनाई दी, मानो किसी ने धीरे से उनका नाम पुकारा हो। आर्यन! यह आवाज सुनकर रघु कांप उठा। उसने आर्यन से कहा, साहब, यह सही नहीं है, हमें यहां से चलना चाहिए। लेकिन आर्यन ने इसे मात्र हवा का खेल मानकर अनदेखा कर दिया। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, किले के अंदर अजीब चीजें होने लगी। अचानक आर्यन की टॉर्च बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। साहब देखिए, रघु ने कांपती हुई आवाज में कहा। आर्यन ने देखा कि एक परछाई उनके ठीक सामने खड़ी थी। वह परछाई एक इंसान की तरह थी, लेकिन उसका चेहरा अस्पष्ट और भयावह था। कौन है वहां? आर्यन ने साहस दिखाते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन परछाई धीरे धीरे चलने लगी और एक कोने में गायब हो गई। ये क्या है? आर्यन ने धीरे से कहा। दरवाजा खुलते ही नीचे सीढ़ियां दिखाई दी जो अंधेरे में डूबी थी। रघु ने डरते हुए कहा, साहब, यहां मत जाइए, ये जगह श्रापित है। लेकिन आर्यन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगे।
जैसे ही आर्यन नीचे पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां कई पुराने बर्तन, हथियार और खून से सनी मिट्टी पड़ी थी। एक कोने में एक लोहे का बड़ा सा पिंजरा था। पिंजरे के पास एक दीवार पर कुछ लिखा था, जो इस सच को जानने आएगा उसकी आत्मा भी यहीं कैद हो जाएगी। आर्यन ये पढ़कर हैरान रह गए। तभी उन्होंने महसूस किया कि पीछे कोई खड़ा है। वह तेजी से पलटे और देखा एक औरत सफेद कपड़ों में, जिसके चेहरे पर खून के निशान थे। कौन हो तुम? आर्यन ने कांपते हुए पूछा। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखें लाल हो गईं और उसकी आवाज गूंज उठी। तुमने यहाँ आने की गलती की है, अब तुम यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे। तहखाने के अंदर की अजीबोगरीब घटनाओं ने आर्यन को विचलित कर दिया। वह ठहरी हुई हवा में उस सफेद कपड़ों वाली औरत की गूंजती हुई आवाज को सुनकर स्तब्ध खड़े। रघु सीढ़ियों पर खड़ा हुआ था, लेकिन डर के मारे उसका शरीर थरथरा रहा। साहब, यहाँ से चलिए, ये जगह हमारी मौत बन जाएगी, रघु ने घबराकर चिल्लाया। लेकिन आर्यन को जैसे उस औरत की आंखों में छिपा रहस्य खींच रहा था। उसने साहस जुटाया और कहा, तुम कौन हो और इस किले के पीछे का सच क्या है? औरत ने धीरे से अपनी सिर झुकाई और फिर जोर से चिल्लाई, तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या खोल दिया है। यह जगह उन आत्माओं का मकबरा है जिन्हें श्राप दिया गया था। यहां हर कदम तुम्हें मौत के करीब ले जाएगा। जैसे ही औरत की आवाज खत्म हुई, तहखाने में तेज हवाएं चलने लगीं। दीवारों पर लगी मशालें खुद ब खुद जलने लगीं और फर्श हिलने लगा। तभी एक लोहे की जंजीर जमीन से निकलकर आर्यन की टांगों की ओर बढ़ी। साहब, देखिए, रघु ने चिल्लाते हुए कहा। आर्यन ने झट से पीछे हटते हुए जंजीरों को लात मारकर दूर फेंक दिया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और समझ पाते, वह औरत हवा में गायब हो गई और तहखाने में सन्नाटा छा गया। आर्यन ने दीवार पर उकेरी गई अजीब लिपि को ध्यान से देखा। यह प्राचीन संस्कृत में लिखी गई थी। उसमें लिखा था, जो इस द्वार को खोलेगा उसे अपने प्राणों की आहुति देनी होगी। आर्यन ने रघु से कहा, यहाँ कोई बड़ा रहस्य छिपा है, मैं इसे यूं ही नहीं छोड़ सकता। रघु ने डर के मारे कहा, साहब, ये आत्माएं हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगी, चलिए वापस चलें। लेकिन आर्यन ने तहखाने के दूसरे कोने में लगे पत्थर के द्वार को खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने पत्थर को सरकाया, वहां एक छोटा कमरा दिखा, जिसमें चमचमाते हुए गहने और पुराने शास्त्र रखे थे। जैसे ही आर्यन ने कमरे के अंदर कदम रखा, अचानक एक काले कपड़ों में लिपटा साया प्रकट हुआ। वह वही तांत्रिक सिंधु सेवड़ा था जिसकी कहानियां उसने सुनी थी। तुमने मेरा आराम भंग किया है। तांत्रिक की आवाज गहरी और डरावनी थी। क्या यह सच है कि तुमने भानगढ़ को श्राप दिया? आर्यन ने हिम्मत से पूछा। तांत्रिक हंसा। श्राप मैंने दिया, लेकिन इस किले की तबाही की वजह वह लालच था जो इंसान को इंसान नहीं रहने देता। रत्नावती ने मेरे जादू को हराया, लेकिन उसने जो सजा मुझे दी उसका बदला मैंने इस किले की आत्माओं से लिया। अब जो भी इस जगह आएगा वह मेरी कैद से बच नहीं पाएगा। तांत्रिक की बात खत्म होते ही तहखाने में भयानक शोर मचने लगा। दीवारों से खून टपकने लगा और आत्माओं की परछाइयां हर तरफ घूमने लगी। आर्यन ने देखा कि कमरे में रखे शास्त्रों से धुआं उठ रहा था, मानो वे जल रहे हों। साहब, ये जगह टूटने वाली है, हमें यहां से भागना होगा, रघु ने कांपते हुए कहा। लेकिन आर्यन ने कमरे के बीच में एक चाबी देखी, जिस पर लिखा था मुक्ति का मार्ग। आर्यन ने चाबी उठाई और तहखाने में एक दरवाजे की तलाश करने लगा। तभी तांत्रिक ने जोर से चिल्लाकर कहा, यह चाबी तुम्हें नहीं बचा सकती, तुम्हारी आत्मा यहीं कैद हो जाएगी। आर्यन ने ध्यान नहीं दिया और चाबी से तहखाने के दरवाजे को खोलने की कोशिश की। जैसे ही दरवाजा खुला, तेज रोशनी फैल गई और चारों तरफ की आत्माएं चीखते हुए गायब हो गईं। आर्यन और रघु दरवाजे के बाहर सुरक्षित पहुंच गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, तहखाने का दरवाजा फिर से बंद हो गया। आर्यन ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसकी जेब में रखी चाबी जलने लगी। उसने चाबी को जमीन पर फेंका और चाबी खुद ब खुद राख में बदल गई। क्या यह सब खत्म हो गया? रघु ने डरे हुए पूछा। आर्यन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद नहीं, यह सिर्फ एक शुरुआत है।
इस किले का रहस्य अभी पूरी तरह से खुला नहीं है। भानगढ़ के तहखाने से लौटने के बाद आर्यन और रघु खुद को भले ही सुरक्षित महसूस कर रहे थे, लेकिन उनके मन में अजीब सी बेचैनी छाई हुई थी। आर्यन को महसूस हो रहा था कि वह किले के सबसे गहरे रहस्य को अब भी नहीं समझ पाए। रात के समय होटल में आराम करते हुए आर्यन ने तहखाने की घटनाओं के बारे में सोचना शुरू किया। तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी कलाई पर एक अजीब निशान उभर आया था। यह निशान वैसा ही था जैसा उसने किले की दीवारों पर देखा था, एक त्रिकोण जिसमें बीच में एक आंख बनी हुई थी। रात के अंधेरे में अचानक आर्यन के कमरे की खिड़कियां तेजी से हिलने लगीं। हवा में किसी के कानों में फुसफुसाने की आवाज आई। तुमने दरवाजा खोला है, अब इसे बंद नहीं कर पाओगे। आर्यन ने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। तभी उसकी टेबल पर रखी डायरी अपने आप पलटने लगी। पन्नों पर तांत्रिक सिंधु सेवड़ा का नाम बार बार उभर रहा था। आर्यन समझ गया कि यह मामला सिर्फ पुरानी कहानियों और मिथकों का नहीं है। इसमें कोई ऐसा सच छिपा था जो इस श्राप को अमर बना रहा था। अगले दिन आर्यन ने भानगढ़ के पुराने मंदिरों में छिपी कहानियों और तथ्यों की खोज शुरू की। एक स्थानीय पुजारी ने उसे बताया, इस किले के श्राप के पीछे सिर्फ तांत्रिक सिंधु सेवड़ा का हाथ नहीं है। यह श्राप उस समय के लालच और विश्वासघात की गहरी साजिश का नतीजा है। पुजारी ने आर्यन को एक प्राचीन पांडुलिपि दी। उस पांडुलिपि में लिखा था कि भानगढ़ के किले के नीचे एक ऐसा रत्न छिपा है जिसे पाने के लिए तांत्रिक ने अपनी जान की बाजी लगाई थी। वह रत्न कोई साधारण रत्न नहीं था, पुजारी ने बताया। यह कालिंदी मणि थी जो शक्ति और अमृता का स्रोत मानी जाती है, लेकिन इसे पाने के लिए इंसान को अपने सबसे करीबी का बलिदान देना पड़ता है। आर्यन ने निश्चय किया कि वह दोबारा किले में जाएगा। इस बार वह अकेला नहीं था। उसने अपने दोस्त और विशेषज्ञ पुरातत्ववेत्ता नीलांजन को बुला लिया। रघु ने किले में दोबारा जाने से मना कर दिया। उसने कहा, साहब, मैं अपनी जान को जोखिम में नहीं डाल सकता। वो तांत्रिक अब भी तुम्हें देख रहा है। आर्यन और नीलांजन ने रात के अंधेरे में किले में प्रवेश किया। उन्होंने तहखाने का वही दरवाजा खोज निकाला जिसे आर्यन ने पिछली बार खोला था, लेकिन इस बार दरवाजा अपने आप खुल गया और उनके सामने एक चमचमाती सीढ़ी प्रकट हुई। जैसे ही वे नीचे उतरे, उन्हें एक विशाल कक्ष दिखाई दिया। कमरे के बीचों बीच एक चमकदार रत्न रखा हुआ था। यह वही कालिंदी मणि थी। यह असंभव है, नीलांजन ने कहा। इतनी ऊर्जा और शक्ति किसी एक वस्तु में कैसे हो सकती है? जैसे ही उन्होंने मणि को छूने की कोशिश की, कमरे में तेज गड़गड़ाहट हुई। चारों तरफ धुआं फैल गया और तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की भयानक आकृति फिर से प्रकट हुई। तुम्हें लगा कि यह मणि तुम्हें मिल जाएगी? तांत्रिक की हंसी गूंज उठी। यह श्राप सिर्फ इस किले का नहीं, बल्कि हर उस इंसान का है जिसने लालच किया। तुमने इसे छूने की हिम्मत कैसे की? आर्यन ने साहस जुटाकर पूछा। यह मणि किसकी है और यह श्राप कब खत्म होगा? तांत्रिक ने गुस्से से कहा, यह मणि कभी भी इंसानों के लिए नहीं थी। इसे छूने वाला हर इंसान मौत की सजा पाएगा और यह श्राप तब तक रहेगा जब तक कोई अपनी जान देकर इसे नष्ट नहीं कर देगा। आर्यन और नीलांजन एक दूसरे को देखने लगे। मणि की चमक तेज होती जा रही थी और तांत्रिक का स्वर और भयानक हो रहा था। क्या तुम इस किले को मुक्त करना चाहते हो? तांत्रिक ने पूछा। आर्यन ने साहसपूर्वक कहा, अगर मेरा बलिदान इस श्राप को खत्म कर सकता है तो मैं तैयार हूं। तांत्रिक की हंसी फिर गूंज उठी। देखते हैं तुम्हारा फैसला कितना सही है। क्या आर्यन सच में मणि को नष्ट कर पाएगा? क्या उसका बलिदान भानगढ़ को इस श्राप से मुक्त करेगा? अगले भाग में जानिए बलिदान और मणि का अंतिम रहस्य।